अगला टॉपिक है हमारा संविधान। और हमारा संविधान में पढ़ना है, हम लोगों ने पीछे जो इसके पहले मौलिक अधिकार पढ़े थे तो मौलिक अधिकारों तक बता दिया था कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं और उनका संविधान में कहाँ पर वर्णन है और किस अनुच्छेद के तहत। ठीक, अब बात की जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब यह है कि हमारे संविधान में राज्यों को कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि आपको उन पर कार्य करना है, यानी ऐसी नीतियां बनानी हैं कि जिनके द्वारा आप अपने राज्य की जनता को सुखी व समृद्ध बना सकें। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक, सरकार को नीतियां बनाने के कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यानी ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसी कोशिश करें, लेकिन इनका 100% पालन करें ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक, प्रयास करेगा, लेकिन इसे लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती। यानी अगर मान लीजिए सरकार इसका पालन नहीं कर रही है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक, प्रयास करेगा किंतु इसे लागू ना करने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती है। संविधान के भाग 4, अब अगर कहा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का हमारे संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में, और कहाँ से कहा, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यानी सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं, यानी कुछ जो प्रमुख नीति निर्देशक तत्व हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे पहला क्या, सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले। यानी सरकार को ऐसी नीति बनानी है, बनाने के लिए कहा गया है कि सबको काम मिले, लेकिन राज्य, ये भी कहा गया था कि राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। अगर सबको काम नहीं मिल पा रहा तो ये नहीं तुम कोर्ट चले जाओ, ये प्रयास करेगी सरकार। आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योग के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो, यानी ऐसी नीतियां बनाएगा कि अगर रोजगार संचालित हो रहे हैं उसमें सभी की भागीदारी हो सके, सभी को ऐसा मान सम्मानजनक वेतन दिया जाए जिससे वो आसानी से आराम से रह सके, ऐसी नीतियां बनाई जाए ये सरकार के द्वारा। ठीक, अगला क्या है, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। ठीक, यानी बच्चों को ज़्यादा उन्हें ये कह सकते हैं उनके ऊपर हमें भार नहीं देना है, स्वतंत्र रखना है, ये कहा गया है। और ऐसा वातावरण देना है ताकि वो उनको यह न महसूस हो कि हमें ही बांध के, चारों तरफ से हमें बांध के रखा जाता है, स्वतंत्रता मिले। आगे, नीतियां ऐसी हों जिसमें समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। ठीक, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वही काम पुरुष करें तो उनके लिए अलग दिया जाए पैसा, महिलाएं करें तो उनके लिए अलग पैसा दिया जाए। अगर काम समान कर रहे हैं तो उसके लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक, अगला क्या, ऐसी नीतियां ना बनाई जाए जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन और कुछ लोग निर्धन होते चले जाएं। यानी ऐसी नीतियां भी नहीं बनानी है कि कुछ लोग तो और अमीर होते चले जाएं लेकिन कुछ लोग गरीब होते चले जाएं। पुरुषों और महिलाओं को पर्याप्त रोजगार मिले। ठीक, ऐसी नीति बनाई जाए। अगला क्या है, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करें जो शासन की इकाई के रूप में कार्य करें, यानी ये शासन के एक अंग के रूप में कार्य करें। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर उसे कानूनी आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है,
तो वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। ठीक, इसके बाद पर्यावरण, वन और जीवों की रक्षा करना है, ऐसी नीतियां बनाई जाए। अब इसके बाद ये तो थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, यानी व्यक्तियों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इन सब का पालन आप लोगों को करना है क्या। और ये मौलिक कर्तव्यों की पूछा जाता है कि सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, तो इसकी सिफारिश की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक, की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का में संविधान में समाविष्ट किया गया है। यानी 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया है। यानी हमारे संविधान में पहले हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। और किस समिति की संस्तुति या किसके कहने पे, तो वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति की संस्तुति पर इसको संविधान में जगह दी गई। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी दी गई है? 11। मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? 6। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। ठीक, इसके बाद अब इसमें है क्या, जैसे पहला है संविधान का पालन करें, यानी हम सभी को संविधान का पालन करना चाहिए। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना है। अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करना है। यानी हमारी स्वतंत्रता, यानी हमें स्वतंत्र कराने के लिए जिन नेताओं ने, जिन महात्माओं ने, जिन व्यक्तियों ने संघर्ष करके हमें स्वतंत्रता दिलाई है, उनके प्रति हमें क्या, हृदय में उनके आदर्शों को बनाए रखना है, संजोए रखना, बनाए रखना है। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला क्या है, हम देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी यदि हमारे देश पे कोई संकट आता है और यदि सरकार हमसे कहती है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, देश को स्वतंत्रता से, यानी जो समस्या आई है उससे निजात दिलाइए, तो हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अगला क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी सभी में भाईचारे की भावना। अगला क्या है, भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे और उसका सम्मान करें। यानी जो हमारे भारत देश की संस्कृति सभ्यता रही है, हमें उसका मान सम्मान करना है। आगे प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, यानी और उन्हें वृद्धि करने में उनकी हम सहायता करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां अगला नंबर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब सरकारी संपत्ति, ठीक, जिन पर सभी का अधिकार है। जैसे रेलवे में लिखा होता है, रेल के डिब्बों में, रेलवे को अपनी संपत्ति समझें, ये आप ही की संपत्ति है। आप ही की संपत्ति का मतलब, उसने तो लिख दिया कि ये आप ही की संपत्ति, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको तोड़े फोड़े, जो चीज़ पाए उठा ले आए घर। कहते हमारी तो संपत्ति है, इसमें यही तो लिखा है कि रेलवे की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो, तो हम अपनी संपत्ति को ले जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। वही कहा गया कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा, यानी इनको, इनकी तोड़फोड़ से इन्हें बचाएं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। हर माता पिता या संरक्षक
6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्यों को शिक्षा के लिए अवसर अवश्य प्रदान करे। यानी उन्हें, ये हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाए। ठीक, अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे संविधान में थोड़ी सी जो बातें दी गई थी। अब बात आती है व्यवस्थापिका। ठीक, संविधान के जो मुख्य अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून को बनाना। ठीक, व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून को बनाना। इसके बाद अगला जो अंग आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? उन व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना। ठीक, पालन करना यानी उन्हें लागू करवाना। और अगली आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? यदि व्यवस्थापिका के द्वारा या किसी व्यक्तियों के द्वारा उन बनाए गए, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायोचित दंड देना। ठीक, ये न्यायपालिका का काम होता है। तो अब वही यहाँ पर जो सबसे पहले बात की जाती है व्यवस्थापिका यानी कानून बनाना। और ये किसके पास अधिकार है? अगर देश की बात की जाएगी तो देश को कानून बनाने के लिए अधिकार है संसद को, और राज्य की बात करेंगे तो ये विधानसभा के पास है। ठीक, तो हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, हमारे संविधान में भारत को दो नामों से संबोधित किया गया है, भारत और इंडिया। इसके अलावा हमारे संविधान में भारत को और किसी नाम से नहीं बोला गया है। ठीक, भारत और इंडिया दो ही नाम से। बाकी जैसे हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, ये हमारे संविधान में यानी संविधान से मान्यता प्राप्त नाम नहीं है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना, यानी जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक, कई सारे राज्य मिलकर एक संघ बनेंगे, इनमें राज्य भी आएंगे और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित होंगे। ठीक, भारत में संघ यानी केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। यानी भारत सरकार क्या काम करेगी, राज्य की सरकारें क्या काम करेगी, उन सभी के कार्य संविधान में निश्चित कर दिए गए हैं। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। यह तीनों सूचियां इस प्रकार हैं। यानी कानून बनाने के लिए हमारे संविधान में 3 कैटेगरी कर दी गई हैं। संघ सूची यानी कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिन पर नियम कानून सिर्फ संघ यानी केंद्र सरकार बनाएगी। कुछ नियम ऐसे रखे गए हैं जिन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, और कुछ नियम ऐसे यानी कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिन पर नियम राज्य और केंद्र यानी संघ दोनों मिलकर बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची यानी केंद्र के कौन कौन विषय हैं। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, यानी संसद भवन में बैठे हमारे सांसदों के द्वारा बनाया जाएगा यानी बनाए जाएंगे। जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं। कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगी संसद? रक्षा यानी देश की रक्षा के मामले में जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। जल परिवहन, ठीक, जल परिवहन यानी जल में अगर हमें परिवहन की व्यवस्था करनी है, नाव, बोट यानी समुद्री जहाज, ये जो उनके लिए नियम कानून कौन बनाएगा? संघ। हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेश के मामले होंगे, यानी विदेशों से अगर कोई समझौता करना है तो ऐसी स्थिति में फिर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। यानी भारत सरकार ही अन्य देशों से समझौता कर सकती है, वो वहाँ से समझौता करके जो भी लाएगी वो बाकी राज्यों में बांटेगी। यह नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे योगी जी हैं वो जाके अमेरिका से कोई समझौता कराएं, नहीं, राज्य हमारा नहीं कर सकता है।
विदेशों से जो मामले होंगे, विदेश के जो मामले होंगे, उनसे समझौता सिर्फ भारत ही करेगा। विदेशी मामले, रक्षा, संचार साधन, डाक एवं तार। अगला आता है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। वर्तमान में इसके अंतर्गत 61 विषय हैं, यानी 61 विषय दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख है पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, जल, निचली अदालत और सड़कें। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। इसके अलावा कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, वो विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में। ठीक, किस सूची में रखे गए हैं? समवर्ती सूची में। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में मतभेद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक, राज्य कहे नहीं हम बनाएंगे कानून, केंद्र कहे हम बनाएंगे, तो ऐसी जब स्थिति यानी आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो मान्य होगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। ठीक, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं, जैसे चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तक, शिक्षा, उद्योग, बिजली और धार्मिक संस्थाएं आदि। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं संसद। ठीक, संसद क्या है? तो अगर हमारी संसद की बात करें तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। उसमें प्रमुख होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है संसद के 3 अंग बताइए, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग कौन कौन से? हाँ, लोकसभा। और इनका वर्णन कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र किया गया है। अब इसमें क्या बोला गया है? राज्यसभा। अब यहाँ जो 3 अंग बताए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, जो राज्यसभा होती है इसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकती है। इनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति अपने मन से 12 सदस्यों को नियुक्त करेगा। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज सेवियों में से नामित करता है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अब कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब इसे किसी भी विधि द्वारा भंग, यानी जैसे लोकसभा है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। तथा इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब है कि राज्यसभा के सांसद को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। ठीक, इनको जनता नहीं चुनती है। अगला, भारत का उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, यानी राज्यसभा में कौन कौन बैठता है? तो इसमें सबसे पहला आता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पहला क्या कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक, वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, यानी राज्यसभा में अगर संसद चल रही है
तो उसका संचालन कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा उपराष्ट्रपति। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता है तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। यानी जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो फिर उपसभापति जिसे चुना जाएगा वो कार्य करेगा। अब संसद में एक और बात की गई है संविधान में, अधिवेशन। अधिवेशन यानी बैठक। ठीक, राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, यानी 2 बार कम से कम बैठक को बुलाया ही जाएगा, संसद चलेगा ही। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह से पहले ही आपको संसद की बैठक करनी पड़ेगी, नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के कार्य लोकसभा की तरह राज्यसभा कानून बनाने एवं संशोधन करने का कार्य करते हैं। जैसे लोकसभा कानून बनाने का कार्य करते हैं वैसे ही राज्यसभा भी करते हैं। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव यानी विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है, यानी नियम बन जाता है, उसको संविधान में जगह दे दी जाती है। यानी पहले क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी विषय पर सरकार को कानून बनाना है, तो जब भी सरकार को किसी विषय पर कानून बनाना होता है तो वो पहले क्या करती है, राज्यसभा या लोकसभा में उसके लिए प्रस्ताव लाएगी। ठीक, जब प्रस्ताव लाती है तो वहां पर यानी उस विषय पर वहां पर चर्चा की जाती है। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य मिलकर चर्चा करते हैं। राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा के सदस्य करेंगे चर्चा, लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा के सदस्य चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद जब अगर वो सर्वसम्मति से पास हो जाता है तो फिर भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक, राष्ट्रपति जैसे ही उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा फिर वह कानून बन जाएगा। ठीक, इसके बाद धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, राज्यसभा में केवल उन पर चर्चा होती है। यानी धन से संबंधित अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में बाकी के जो प्रस्ताव होंगे वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में जाएंगे, लेकिन जो धन विधेयक होगा उसे केवल लोकसभा में ही भेजा जाएगा और राज्यसभा में केवल उस पर चर्चा की जाएगी कि पैसा निकाला जाएगा तो कैसे कहाँ खर्चा किया जाएगा, बस इस पर चर्चा होगी और बाकी काम लोकसभा करेगी उस पर। अब इसके बाद बात की जाती है लोकसभा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। इसके बाद अब बात की जाती है, आ जाता है राज्यसभा यानी लोकसभा, और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। जैसे राज्यसभा जो थी वो स्थायी सदन था, स्थायी, लोकसभा ये अस्थायी सदन है, तो यही। और लोकसभा के जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता उनको सीधे नहीं चुनती थी। अब जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनको जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी जनता उनको सीधे चुनेगी। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे जनता इनको चुनती है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। राज्यसभा में कितने थे? 250। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होते हैं। इन सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान यानी 2019 से आंग्ल भारतीय वर्ग के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है, यानी अब 2019 के बाद आंग्ल भारतीय जो सदस्य चुने जाते थे उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय क्या होता है? आंग्ल भारतीय का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पति यानी पति पत्नी में से कोई एक अंग्रेज हो, यानी क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, जो अंग्रेजों का शासन था तो बहुत सारे अंग्रेज हमारे देश में ही बस के रह गए। यानी जब वो देश को आज़ाद करके स्वतंत्र करके छोड़ के जा रहे थे तो बहुत सारे अंग्रेज हमारे देश में ही रह गए और बहुत सारे चले गए, सब अपने आप सब यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के। तो जब रह गए तो उनमें से किसी ने अब जो रहे तो किसी महिला ने भारतीय पुरुष से शादी कर ली,
तो किसी पुरुष ने भारतीय महिला से शादी कर ली, तो इस तरह से वो व्यक्ति यहाँ पर रुक गए। अब बात करते हैं, अभी जैसे हमने बताया कि संविधान में हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या अभी कितनी वर्तमान में? 552। ठीक, अब 552 में ये अगस्त 2001 में संसद द्वारा पारित यानी 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। यानी 2026 तक जो आने वाला समय है, जितनी संख्या 2001 में निर्धारित कर दी गई थी लोकसभा और राज्यसभा की, वो 2026 तक अभी उतनी ही रहेंगी। इसके बाद 2026 के बाद फिर पुनः परिसीमन होगा। इसके बाद यदि सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों या राज्यसभा या विधानसभा के सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ानी जानी है तो वो 2026 के बाद बढ़ेंगी। ठीक, अब बात की जाती है लोकसभा सदस्य की योग्यताएं, यानी अगर किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य का मतलब जिसको हम लोग सांसद कहते हैं, यदि किसी को सांसद बनना है तो क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, दूसरी शर्त क्या है कि उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरी, वह पागल तथा दिवालिया ना हो। और चौथी, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई सरकारी नौकरी ना करता हो। अब इसके बाद बात की जाती है लोकसभा का कार्यकाल, यानी जो लोकसभा का सांसद होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, यानी प्रधानमंत्री जो बनेगा वो कितने समय के लिए, कितने समय तक चुना जाएगा। तो लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर इसके पहले भी लोकसभा भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो लोकसभा के जो प्रधानमंत्री है उनकी सहमति के आधार पर लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है। अब बात की जाती है लोकसभा के पदाधिकारी, तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे कल।